आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 4 के बारे में अहम ऐलान किए जाएंगे या फिर इस ऐलान में कई सारी नई घोषणाएं होंगी। खास तौर पर अगर बात करें मजदूरों की, बेरोजगारों की, तो क्या इससे जुड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 8 बजे के संबोधन में। लेकिन आपको बता दें कि पीएमओ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि आज ही रात 8 बजे यह संबोधन होने वाला है। लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई को खत्म हो रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन से लॉकडाउन बढ़ाए जाने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि कल ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की थी, इस बैठक में ज्यादातर राज्य ने छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है, क्योंकि कई राज्य अब भी रेड जोन में हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जहां पर एक भी कोरोना का संक्रमण नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि कहां पर और कैसे, किस तरीके से फेज वाइज इस लॉकडाउन को खोला जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश के नाम अपना संबोधन करेंगे, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या लॉकडाउन पार्ट 4 में अर्थव्यवस्था को संभालने की जो चुनौती इस वक्त उनके कंधों पर है, उसको लेकर किस तरह के अहम ऐलान यहां पर किए जा सकते हैं। लगभग 6 घंटे का वक्त बाकी है और 8 बजे ये ऐलान होना है। संबोधन में प्रवासी मजदूरों पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो व्यथित हैं इन मजदूरों की स्थिति को देखकर। और आपको बता दें कि पहले भी 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है। 19 मार्च को, 24 मार्च को दीप जलाने की अपील की गई थी। उसके बाद आज रात 8 बजे संबोधन होना है। 14 अप्रैल भी एक संबोधन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो व्यथित हैं मजदूरों की हालत देखकर, जिस तरीके से पलायन उनका हो रहा है, और इसी को लेकर हो सकता है आज कई अहम ऐलान किए जाएं। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को
लॉकडाउन में ही रहना होगा। और 4 बार पहले प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं, आज 5वीं बार संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने कई बार देश से माफी मांगी है कठिन परिस्थितियों के लिए और कहा है कि सबको मिलकर इस बड़ी चुनौती से लड़ना होगा। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी और शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुंबई से हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या आज उनकी ही बातों का समावेश होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में, जिस तरीके से सुझाव दिए गए? क्योंकि अलग अलग राज्यों की परिस्थिति और स्थिति इस वक्त अलग है, सब अलग अलग फेज में है। ऐसे में क्या आज इन्हीं सभी सुझावों का एक मिश्रण देखने को मिलेगा आज के संबोधन में? देखिए, आज का संबोधन बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि कल बैठक हुई है और बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों की राय आई है। उस राय के बाद और एक्सपर्ट की राय के बाद और जान और जहान की फिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करेंगे। आपने अच्छा किया कि आपने प्रधानमंत्री की वो सारी बाइट दिखाई है जो उन्होंने उस वक्त संबोधित करते हुए कहा था। मैं उस पर ही कायम रहते हुए कहता हूं, क्योंकि पहले जब आशुतोष जी बोल रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री टीम इंडिया है और टीम इंडिया के अंदर कई जो खिलाड़ी हैं उनकी राय अलग है। तो आशुतोष जी, टीम में तो खिलाड़ी की राय अलग अलग होती है कई बार, लेकिन कैप्टन और मैनेजर को फैसला करना होता है ना, तो कैप्टन को फैसला करना है। कई बार खिलाड़ी जब क्रिकेट में जाते हैं तो कहते हैं बैटिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन निर्णय कैप्टन को करना होता है। इसलिए ये बात हेमंत सोरेन साहब भी बोल कर गए। मैं मानता हूं कि आज जो देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे वो सारी परिस्थिति को देखेंगे। देखिए, इरादा केंद्र का या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए कई बार कड़वी दवा देनी होती है। अभी कोविड-19 के जो खतरे हैं हम जानते हैं कि आसान फैसला नहीं था। ये फैसला ऐसा आसान नहीं था कि तुरंत फैसला लिया गया और उससे दुश्वारी नहीं आएगी। दुश्वारी तो बहुत सारी आई और दुश्वारियां अभी भी बहुत बड़ी है। जिन बातों को अंकित करते हैं हमारे विपक्षी दल के लोग भी या कोई पत्रकार भी कहते हैं वो बात सही भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबकी बात सुनकर एक टीम इंडिया के नाते वो निर्णय करेंगे और उस निर्णय से जरूर लेकिन देश के अंदर जी, जो मजदूरों की परिस्थितियां हैं उसको तो पहले एड्रेस किया जा सकता था ना, पहले के संबोधन में या पहले की बातों में। देखिए, दो राय हो सकती है, दो राय हो सकती है। जैसे अन्य देशों का देखेंगे तो कहा जाता है कि लॉकडाउन अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले कर लेते तो आज अमेरिका की ये हालत नहीं होती। और कई देश हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, कोरिया है और कई मुल्क हैं जिसमें उस बातों का ध्यान रखा। आज अगर भारत इस स्थिति में है कि हमारे मरीज 60,000 के करीब हैं और अमेरिका में मरने वालों की संख्या उससे ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कड़े फैसले का, जिसके लिए उन्होंने कहा कि माफी भी मांगी, कहा कि
आपको कष्ट भी हुआ होगा। तो मैं बताऊं कि अगर भारत की प्रशंसा पूरे दुनिया में हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त ठीक ये है, कठिन फैसला प्रशंसा लिया। अपनी ये जगह। आसान आशुतोष फैसला जी का नहीं मैं थी। रुख करना चाहूंगी और इस पर जवाब भी लूंगी। आशुतोष जी, दूसरे जो नेशंस हैं, जो दूसरे राष्ट्र हैं, उनके मॉडल से तुलना करना कहां तक उचित है? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अलग है, वहां पर लेबर इंटेंसिटी अलग है, उनका जो एरिया है वो अलग है। हमारी 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उनकी आबादी अलग है। ऐसे में वहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। ऐसे में उन राष्ट्रों से हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री के कंधे पर यह दायित्व है कि जो अच्छी बातें हैं, जो यहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं हिंदुस्तान में, वो आप अच्छी बातें लें। सभी देशों से तुलना इस वक्त शायद सही नहीं होगी। कई जगह ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें इस वायरस के साथ रहना होगा, इसलिए हमेशा लॉकडाउन की स्थिति नहीं रह सकती। आशुतोष जी, देखिए नेहा, मुझे लगता है कि शाहनवाज हुसैन साहब जिस तरीके से बातें करते हैं, उनको लगता है जैसे कि देश के प्रधानमंत्री कोई देश पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं लॉकडाउन लगा के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका काम है ये करना। अगर आप नहीं करते तो आपकी आलोचना होती, और आप करेंगे तो भी आपकी आलोचना होगी। तो मुझे लगता है ये उस पद की गरिमा के हिसाब से है कि आप लोगों की, जनता की कमजोरियों के हिसाब से या लोगों की तकलीफों के हिसाब से आप एक्ट करिए। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी की नीयत पे शक नहीं करता हूं, लेकिन उनकी नीति पे शक करता हूं। और मैं आपको इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं। 2 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सड़क पर एक भी मजदूर नहीं है, एक भी मजदूर नहीं। अब सवाल है कि 2 अप्रैल को एक भी मजदूर सड़क पे नहीं था और उनको प्रॉपर फूड पैकेज दिए जा रहे थे जैसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, तो उसके बाद हजारों की संख्या में जो हाईवेज पे चल रहे थे वो कौन लोग थे? क्या अदालत के सामने देश के सॉलिसिटर जनरल ने झूठ बोला था? उसके बाद 28 अप्रैल को लीजिए, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर यह मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने तुषार मेहता जी फिर कहते हैं कि किसी भी तरीके के इंटर स्टेट मूवमेंट का हमारे पास कोई प्लान नहीं है और इस पर स्ट्रिक्ट नो 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 है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनसे सवाल पूछा कि भाई माइग्रेशन को लेकर आपके पास क्या योजना है? तो उन्होंने कहा कि हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ के इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका मतलब यह कि 28 अप्रैल तक देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार के पास माइग्रेशन को लेकर किसी तरीके की कोई योजना नहीं थी। और अब शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के लोग तमाम आंखें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तीसरी बात, जब आप कह रहे थे इंटर स्टेट मूवमेंट 28 अप्रैल को नहीं था, तो 3 मई को अचानक आपने ट्रेनें कहां से शुरू कर दी? कैसे, किस लिए शुरू हुई? और फिर अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझको तो मीडिया से यह पता चला है कि आपने चेन्नई से दिल्ली के बीच में रेल यात्रा शुरू कर दी है, कृपया करके 31 मई तक मत करिए। यही काम तेलंगाना के प्रधान मुख्यमंत्री कहते हैं। तो जो टीम इंडिया की बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिन ट्रेनों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत आज से कर दी गई है। दरअसल उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं क्योंकि वहां पर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसके लिए लाल घेरे बनाए गए हैं। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो वक्त पर पहुंचे, 3 से 4 घंटे का समय लेकर वहां पर पहुंचे ताकि स्क्रीनिंग की जा सके। और टिकट दिखाने पर, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध था, और कल हमने देखा किस तरह से IRCTC की वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी क्योंकि तमाम लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करा रहे थे। आज वो स्टेशन पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, उन्होंने तमाम कवायद से वो गुजरे हैं। और ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक इसी तरीके से ये तमाम इंतजाम कायम रह पाएंगे, जो पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है वो एक तरीके से दुरुस्त रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। शशि शेखर जी का मैं रुख करना चाहूंगी। शशि जी, बहुत सारी बातें यहां पर हैं। एक तो अर्थव्यवस्था को आपको पटरी पर लाना है, दूसरा ये कि आपने ट्रेनें चालू कर दी हैं, एयर सेवा भी आप कब तक चालू कर पाएंगे, ये भी आपके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा दारोमदार है। ऐसे में CII और FICCI जैसे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार PMO को सुझाव भेज रहे हैं। कई सुझाव ऐसे हैं जो मान लिए गए हैं, कई सुझाव अभी भी इंप्लीमेंट करने यानी कि अमल में लाने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं मैक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट की भी जरूरत है? क्योंकि हमेशा तो लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रहा जा सकता, यह भी सबसे छुपा नहीं है। शशि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, अब आ रही है, अपनी बात करिए।
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज सवेरे का एक दृश्य बताता हूँ ताकि अब मैं अपनी बात आपको स्पष्ट कर सकूं। वो ये है कि सवेरे मैंने देखा कि 250 के करीब मजदूर जो हैं हाईवे से उतरकर और साइड पे उतर आए थे। वो इसलिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हाईवे पर एक तो धूप है, दूसरे पुलिस उनको परेशान कर सकती है। वो खेतों से रास्ता तलाश रहे थे, उनकी बोतलें खाली थी, उनके सिर पर बोझ थे। मैं उनको देखकर द्रवित हुआ, लेकिन अगले ही क्षण मुझे लगा यदि लॉकडाउन नहीं लगा होता और मान लीजिए इनमें से कुछ लोगों की जान चली गई होती तो आज क्या कह रहे होते लोग। 16 लोग मर गए पटरियों पर चलते हुए, तो लोगों ने क्या कहा उस संबंध में। तो मुझे ऐसा लगता है जो पीएम कहते हैं कि जान और जहान, जान और जग दोनों की चिंता करनी है और इकोनॉमी तुरंत नहीं खुल सकती। जर्मनी ने इकोनॉमी खोली, उसके दुष्परिणाम उनके सामने हैं। अक्सर लोग स्वीडन और जापान की तुलना करते हैं, क्या वहां का सामाजिक शिष्टाचार और हमारा सामाजिक शिष्टाचार एक सा है? शराब की दुकानों पर हमने कैसी भीड़ उमड़ी हुई देखी। तो ऐसे में जरूरत है कि शिथिलता उस तरह से लागू की जाए कि इकोनॉमी का पहिया भी धीमे धीमे चलना शुरू हो और लोगों की जिंदगी भी बच सके। मैं फिर दोहराता हूं, अगर उन 250 में कुछ लोग अगर आपको दिवंगत हो गए होते तो आज पूरी दुनिया में किस तरह की चर्चा हो रही होती। तो सरकार के सामने जाहिर है कि वो दोराहे पे खड़ी है, लेकिन ऐसे में ही लीडरशिप का इम्तिहान होता है और ऐसे में ही लीडरशिप कालजयी या कभी कभी फ्लॉप साबित होती है। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं साहिल से एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से सुझाव मांगे गए हैं लॉकडाउन को लेकर। साहिल, जिस तरीके से संक्रमण का ग्राफ लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है और सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का ही आता है जब हम रेड जोन की बात करते हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी वहां पर लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाना, और क्या लॉकडाउन पार्ट 4 का सबसे सख्ती से पालन इसी राज्य में किया जाएगा? देखिए नेहा, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस तरीके से लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया, एक झटके में लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाया गया, उस तरीके से लॉकडाउन खोला तो नहीं जा सकता। तो वो स्टेप बाय स्टेप खोलना होगा। और एक बात और एक साफ हो गई है कि लॉकडाउन डिक्लेयर करना वो तो सेंटर के हाथ में था, लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से खोलना है उसके लिए भारत का फेडरल स्ट्रक्चर ही काम आएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग स्थिति है, राज्य में भी हर शहर में हर गली में अलग अलग स्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए केंद्र सरकार ने कल की मीटिंग के बाद भी प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों को कहा है कि अपना अपना एक नोट तैयार करें कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस तरीके से खोल सकते हैं। हम लोग छठे वीक में जा रहे हैं, आज की तारीख में छठे हफ्ते में जा रहे हैं लॉकडाउन के। वुहान में भी लॉकडाउन खोला तो 11 हफ्ते के बाद खोला गया था। तो छठे हफ्ते के बाद में धीरे धीरे कहां पर किस तरीके से, क्योंकि पोस्ट कोविड जो लाइफ होगा, हमारा जो जिंदगी होगी वो पूरी तरीके से अलग होगी। वो जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस पॉलिसी को लाने की बात यहां पर आशुतोष जी कर रहे थे कि जो कामगार मजदूर हैं जो इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं, क्या एक बेहतर पॉलिसी, एक बेहतर नीति की जरूरत थी और वो वक्त पर नहीं दी गई? इसी वजह से हम रोजाना वो तस्वीरें देख रहे हैं जो काफी विचलित करती हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देश इस चीज पे कंसर्न है आज के। मैं अभी इसके पहले वाले एपिसोड में भी शाहनवाज साहब की बात मैंने सुन रहा था। देखिए, आज जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रही है कि सबसे पहले बीजेपी के लोगों को दम्भ त्यागना होगा, और वो दम्भ त्याग नहीं रहे हैं। अगर हम कंसर्न उठा रहे हैं, क्या चीज ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, तो शाहनवाज भाई जैसे लोग बोलते हैं कि ये जो है मोदी जी से जलते हैं। हम जलते नहीं हैं, हम कंसर्न उठा रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। हम सब पूरा देश मोदी जी जो कहते हैं सुन रहा है, और 3 लॉकडाउन बोला उन्होंने, हर किसी ने पालन किया। लेकिन बात यही है, आप देखिए नेहा जी, पिछले 20 दिन से हम लोग टीवी पे बहस कर रहे हैं, एक माइग्रेंट्स के लिए कोई एक नीति बननी चाहिए। क्या मोदी जी को पता नहीं है समस्या? लेकिन 20 दिन से रोज कांग्रेस शासित राज्यों में क्या दिक्कत है, वहां पर किस तरीके से मदद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मुझे पता था अभी आप कांग्रेस लाएंगे, लेकिन ये लेबर की जो समस्या है ना, वो पूरा नेशनल वाइड, एक स्टेट की नहीं है। कांग्रेस पे सवाल नहीं एक स्टेट की नेशनल वाइड प्रॉब्लम है। और हम लोग 20 दिन से बहस कर रहे हैं, उस बहस में भी कोई पॉलिसी बना के नहीं दी इन्होंने, कोई नीति बना के नहीं दी। आज जो कांग्रेस के शासित प्रदेश है वहां देख लीजिए, और राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब पे। मैंने बार बार कहा है कि जो आवश्यक है करें। 3 पार्ट हैं इसके, एक स्वास्थ्य संबंधी है, दूसरा जो हमारा उनको रोजाना की रोजमर्रा की चीजों की है, और तीसरा उनका धार्य बना रहे उसके लिए है।
आज अगर बढ़ता भी है, ठीक है, अगर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो जो भी आवश्यक है वो करें, बढ़ावें, लेकिन फिर वही बात आएगी कि धीरज बना रहे। धीरज कैसे बना रहेगा? लोगों को सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तो धीरज बनाओ। आज ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, मोदी जी की रैली के लिए 10-10 ट्रेनें रिजर्व हो जाती हैं, हजारों बसें रिजर्व हो जाती हैं, लेकिन मजदूरों को फ्री में जाने के लिए एक ट्रेन नहीं मिल रही।